हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको गौधूली हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। ये लेसन हमारा फर्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें 30 प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल है और उम्मीद है कि अगर ये 30 प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल को अगर आप हल कर लेते हो, बना लेते हो, तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है और एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, पूरा सवाल देखना है। तब जाकर आपको एक कंटेस्ट एक अच्छे तरीके से आपको एक मतलब याद हो पाएगा। और लास्ट में आपसे एक होमवर्क पूछूंगा और उसका कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इस आईडी से फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। सबसे पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट भी अपना आंसर कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में मुझे बताएंगे कि टोटल में से कितना आपने सही बनाया है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवादी के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवादी उचित है, जातिवादी लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवादी बहुत होते रहता है, इसके लिए कमी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं बेरोजगारी का लेखक। किसको मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं जाति प्रथा को, है ना। जाति प्रथा को जो है प्रमुख, प्रत्यक्ष और प्रमुख जो है कारण मानते हैं, ठीक है ना। आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। ओके, तो चलिए अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, है ना। उनकी माँ का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमबाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीम बाई, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमाबाई, सॉरी भीमाबाई, है ना। भीमाबाई, ऑप्शन सी डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल पढ़ते हैं। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? ना जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवाद में। तो लेखक को इस युग में जो है सबसे बड़ी विडंबना अगर दिखाई दी तो वो कहां दिखाई दी? जातिवाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास यहाँ पे है। अंबेडकर ने पीएचडी की थी और उपाधि उसको मिला था। पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है 1916 में धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध या दूध पानी। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो बोला जा रहा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। ओके, ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा आपको पता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया और वो भाषण के लिए तैयार किया गया था। लेकिन वो भाषण नहीं है जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये ना तो कहानी है, ना तो भाषण है, ना तो साक्षात्कार, बल्कि क्या है? निबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में या कायस्थ परिवार में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आपको पता ही है, जानते हैं, है ना। वो दलित परिवार में जन्म हुए थे, उनका जन्म जो है दलित परिवार में हुए थे। अगला सवाल है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था और बताया जा रहा कि कब हुआ? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा कब हुआ था जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो हुआ कब हुआ था? 1942 में हुआ था या 1940 में हुआ था या 1936 में हुआ था या 1938 में हुआ था? तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो हुआ था लाहौर में 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल यहाँ पे है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है
प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, या न्यूयॉर्क गए थे, या दक्षिणी कोरिया गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर साहब जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए थे। यानी कि न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानती है? आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को मतलब मेहनत को, श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यकता इसलिए मानता है, ये किस लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कि किस भाषण का, वो भाषण से निकाल के अलग कर लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा को एक निबंध के रूप में दे दिया गया है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित है? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुधराज, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला सवाल है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन, है ना, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति मतलब अंबेडकर किससे प्रेरित होते थे, है ना। उनका रोल मॉडल, किसको रोल मॉडल यूज करते थे वो? बुद्ध को, कबीर को, या ज्योतिबा फूले को, इनमें से सभी। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बुद्ध को भी, कबीर को भी, और ज्योतिबा फूले यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए वो प्रेरक व्यक्ति मतलब ये तीनों जो है अंबेडकर के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, है ना। तीनों जो है, ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारत का संविधान निर्माण करने में सबसे इंपोर्टेंट रोल किसका रहा है? भीमराव अंबेडकर का रहा है, ज्योतिबा फूले के, या राजगोपालाचारी, या महात्मा गांधी? तो भीमराव साहब अंबेडकर, है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल हम पढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यानी कि ये रचना जो देख रहे लिखी हुई है, ये इनमें से कौन सी रचना है जो है डॉक्टर साहब भीमराव साहब अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुतराज, इनमें से सभी। तो ये तीनों के तीनों जो है वो भीमराव साहब अंबेडकर का। जब इसको किताब पढ़ोगे ना तो किताब में आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन डी होगा। किताब नहीं पढ़ते तो किताब मार्केट से आप ले लीजिए, ठीक है, एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? मतलब पता चल रहा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ऐसे नाम से पता चल रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो जाहिर सी बात है ये इंग्लिश में होगा लिखा हुआ, है ना, क्योंकि ये इसका नाम भी जिस जो जो निबंध या जो कहानी जिस भाषा में लिखा होता है ना, तो उसका हेडिंग वही भाषा में रहता है, अक्सर यही देखा जाता है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये इंग्लिश में ही होगा लिखा हुआ। इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर के जो भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में रूपांतरण किया था ललाई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये सब इंपॉर्टेंट कितने इसकी रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुतराज, है ना, सुतराज, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, या हानिकारक है, या अनुकूल है, या इनमें से सभी? तो जाति प्रथा किसी भी हाल से फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है। तो बोला जाए आर्थिक पहलू, अगर आर्थिक से भी देखा जाए, है ना, तो वो भी जाति प्रथा क्या होता है? हानिकारक। जाति प्रथा हानिकारक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती कौन? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है? श्रम विभाजन करती है, या तो फिर यहाँ पे जाति प्रथा, या प्रत्यक्ष, या लोकतंत्र है? तो बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पे सवाल है, ठीक है ना। तो बोला यहाँ पे क्या फिल करेंगे? श्रम विभाजन पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो या जाति प्रथा, यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा। यानी कि जाति प्रथा जो होता है वो पेशे का दोषपूर्ण
पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई, कौन सा कारण बनी हुई? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अभी पढ़े थे हम लोग पिछला क्वेश्चन में, है ना, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है जाति प्रथा। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक अखबार का नाम है, या पत्रिका का नाम है, या पुस्तक का नाम है, या कहानी संग्रह है? तो मूक नायक एक पत्रिका है, पत्रिका बोलते हैं मैगजीन को, है ना, सुने होंगे नाम। छोटी सी किताब होती है, 4-5 पन्ने की किताब होती है, उसमें अपनी बातें को लिख दिया जाता है। तो पत्रिका हो गया मैगजीन, मैगनीज होता है, ठीक है ना, मैगजीन। ऑप्शन हमारा बी हो गया। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, वाराणसी में, बिहार में? तो डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल आपके पास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, उनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? ये सवाल बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में? तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में 1956 में हुई थी। ओके, 1956 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया था। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब भी आई एकदम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 14 अप्रैल तो हुआ ही है, 1988, 1989, 1990, 1991। तो 14 अप्रैल 1891, 1900 नहीं होगा, हाँ 1891, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी तो 1900 में तो पैदाइश होगा नहीं, ये ऑप्शन सही छट जाएगा, ठीक है ना। तो 1891, और अगर ऑप्शन रहेगा तो 1800 रहेगा। तो आप याद कर लीजिए 14 अप्रैल 1891 को भीमराव साहब का जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला है, भीमराव साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था जी? महू मध्य प्रदेश में, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या डुमरांव बिहार में, या दानकुनी पश्चिम बंगाल में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए, एक और पत्रिका बोला जा रहा, उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये सवाल अभी तुरंत पीछे पड़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसे मानी जाती है ना, किन्होंने निभाई? तो भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें हम जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या सुभाष चंद्र बोस को? तो हम लोग भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान के पिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऑप्शन बी। अगला पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाड़वे हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? वाड़वे, है ना, वो बोलता जा रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाड़वे था वो हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में? तो इसका आंसर होगा 21 खंडों में जो है प्रकाशित हो चुकी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, या जाति प्रथा? सबसे इंपोर्टेंट बोला जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो क्या हो जाएगा? आवश्यक कौन होगा? श्रम विभाजन, है ना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन चाहिए, जाति प्रथा तो और खराब कर देगा ना, श्रम विभाजन चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? है ना, पिता का नाम बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम बताइए। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, या राधे राम सकपाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा राम जी सकपाल, राम जी मालू जी सकपाल, इसे पूरा नाम है राम जी मालू जी सकपाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप धारण किए हुए है? तो क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन का, है ना, श्रमिक विभाजन का, सॉरी, श्रमिक विभाजन का, यानी कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक बोलते किसको?
लेबर को बोलते हैं, मजदूर को बोलते हैं, श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण किए हुए। अब आपको यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, और इस होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आपको पहला तो मुझे बताना ये है आपको, आप मुझे ये बताइए कि आपको सवाल पढ़ने में कितना मजा आया, कितना परसेंट मजा आया, परसेंट जरूर लिखिएगा, कितना परसेंट, यानी कि 100% में कितना परसेंट मजा आया और कितना परसेंट आपने सही आंसर दिया। परसेंट में बताइएगा तो मजा आएगा, या तो सवाल बताइए कितना में कितना सही आप बताएं, ठीक है, टोटल 32 सवाल में कितना बताएं। और आपका सवाल यहाँ पे है, डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर, भीम राव अंबेडकर, अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम, ठीक है ना। आप जहां से भी खोज के लाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करो, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है पूरा, कमेंट करना, तीनों बात कमेंट करना, इसका पत्नी का नाम क्या है, आपने कितना सही बनाया, कैसा लगा पढ़ करके। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, जय हिंद।